स्टार्ट करते हैं सेकेंड वीडियो इसका। उसके आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हो गए और यूरोपियन कंट्रीज हो गई, चाइना हो गया, जिन्होंने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है दैट रिसोर्सेज नो डाउट इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट it can lead to the serious problems like global warming, है ना, environmental pollution और land degradation। मतलब ज्यादा पेट्रोलियम यूज होगा, ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज होगा, तो अल्टीमेटली उससे पॉल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अलग अलग तरीके की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और उसके वजह से क्या अलग अलग तरीके की डिजीज, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होगा और एक ग्लोबली एक एनवायरमेंट और उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है और हो भी रही है। दैट इज व्हाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी एसेंशियल। व्हाई दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स प्लानिंग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, बराबर बराबर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाए तो इक्वल डेवलपमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल, दिल्ली में सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस, सारी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, हेडक्वार्टर्स वहीं पर लोकेटेड है, तो वहां तो गैस चैम्बर जैसा माहौल है। और एक राजस्थान के थार डेजर्ट के आसपास इलाका जहां पर 100 किलोमीटर तक रेगिस्तान है, बिल्कुल खाली लैंड है, तो वो लैंड वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं रेदर देन overloading the particular area. We can shift the resources to the other areas and develop them. उससे क्या होगा, एक equal distribution हो जाएगा रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। उससे environmental pollution नहीं होगा और अगर होगा so we can manage them accordingly। अब दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको मैनेज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, अब जो हेडक्वार्टर्स है उनको तोड़ा भी नहीं जा सकता है। नेक्स्ट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड यूजिंग द रिसोर्सेज बाय कीपिंग इन आवर माइंड टू सेव फॉर द कमिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब रिसोर्सेज को यूज करो, लेकिन इस तरह मत यूज करो कि सारा खत्म कर दो, उसको उस तरीके से यूज करना है कि आगे आने वाली जनरेशन 30, 40, 50 इयर्स में आने वाली जनरेशन्स को भी वो रिसोर्सेज मिल पाए, तो उसको एफिशिएंटली यूज करना है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दी सोलर ऑपरेटेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड व्हीकल्स, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोग शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, बिकॉज आर कंप्लीट लोड इज ऑन क्रूड ऑयल दैट इज पेट्रोलियम। तो अब हमें क्या करना है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज को डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज डिमांड्स आर कंटिन्यूअसली गेटिंग हायर एंड हायर, बिकॉज सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, डेवलपमेंट की तरफ आगे प्रोग्रेस करना चाहती हैं और उसके लिए रिसोर्सेज की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। सो सस्टेनेबल कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद एक इसकी तरह एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको बोलते हैं रियो डी जेनेरियो। एक जगह है ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो समिट हुई थी। समिट का मतलब होता है वहां पर काफी देश आए थे और उन्होंने मीटिंग की, उनके हेड्स आए थे। सो इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन जून 92 एंड द समिट एड्रेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में ये समिट हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज हुई थी जिसको कहते हैं एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। It is the declaration signed by the United Nations Conference on Environment and Development in 1992 at Rio de Janeiro, Brazil। ठीक है, इसको बोलते हैं
सेट यूनिसेट यूनाइटेड नेशन, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट. इट एम्स टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, poverty, disease through global cooperation. It also aims every local government should draw its local agenda 21. सभी local governments को अपना agenda 21 बनाना चाहिए कि इसकी वजह से जो भी harmful effects हो रहे हैं उसको minimize किया जा सके. और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड strategy for judicious use of resources, judicious efficient use of resources. Resources planning is essential for sustainable development in India because some regions are rich in one region but are deficient in other. Resources planning in India. अब इंडिया का prospectus क्या है? Complex process of resources planning in India is divided into 3 stages: identification, inventory, planning, and matching the resources and development. India has made concerted efforts to achieving the goals of resources planning right from first 5-year plan launched after the independence. अब ये first 5-year plan क्या था? जब हम लोगों ने इंडिपेंडेंस ली, इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू took the oath as the prime minister, first prime minister of India. उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर प्लान मांगा. किससे? फर्स्ट ईयर प्लान कौन देता है? इकोनॉमिक कमेटी देती है. इकोनॉमिक कमेटी ने फर्स्ट 5-year प्लान कि हम अगले 5 साल अपने देश को किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे, एक रोड मैप मांगा जाता है. ऐसा आता है, कई बार आया है. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट 5-year प्लान. उसमें हम लोग कैसे अपने कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे. उसके बाद रिसोर्सेज एंड कोलोनाइजेशन. रिच नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स. क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज थे. इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड, है ना, बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स, उसके अलावा वुड बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, वाटर बहुत अच्छा है, कोल है, पेट्रोलियम भी कई मात्रा में है, माइका है, देन उसके बाद आपका मार्बल है, ग्रेनाइट है. दीज ऑल आर दी नेचुरल रिसोर्सेज विच इंडिया इज फुल ऑफ. और इसी चीजों को देखते हुए कौन लालच में आ गए? डेट ब्रिटिशर्स एंड ऑल द पीपल हु रूल्ड ओवर द इंडिया. उनको लालच था कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं जिसको कि एक्सप्लोर और यूटिलाइज किया जा सकता है उस अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, जो कि उन्होंने किया. Then the conservation of resources is the next topic. Conservation of resources क्या है? The resources are vital for any development activity to overcome the problems of irrational consumption, overutilization of resources. Resource conservation at various level is very important. For example, अगर हम रूम से बाहर निकलते हैं, we can switch off the lights. If water is not needed, we can close down the taps. Small things in the daily life can actually make a big impact in reducing the overuse of the resources, and actually we can conserve. An international level resource conservation was advocated in 1968 at Club of Rome. एक और टर्म याद रखनी है, क्लब एट रोम. यहाँ 1968 में ये कंजर्वेशन से रिलेटेड एक इंटरनेशनल लेवल की चीज हुई थी. एंड इन 1987 ऑल्सो द ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट ऑल्सो मेंशन द नेसेसिटी. एक रिपोर्ट भी आई थी, ब्रुटलैंड बोलते हैं उसको, बुक में शायद मेंशन नहीं होगी बट यू कैन एक दिमाग में रख सकते हो. देन लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. यू नो दैट इंडिया का लैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट हाईली माउंटेन्स, देन प्लेट्यूज एंड देन दी नॉर्मल प्लेन्स. उसमें डेजर्ट भी इंक्लूड हो जाता है. सो 43% ऑफ द प्लेन लैंड एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, 27% प्लेट्यूज विच अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, 30% ऑफ द माउंटेन्स. हमारा मेजर फॉरेस्ट एरिया कहां पर कवर होता है? इट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एंड दी हिमालयाज. उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये जितना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, बेंगलोर और महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं हमें, अच्छे अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो काफी रिच एरिया माना जाता है. देन द लैंड यूटिलाइजेशन. यू नो लैंड यूटिलाइजेशन मल्टीपल चीजों के लिए हो सकता है, आजकल तो रहने के लिए भी घर चाहिए, सो इसका भी बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है टू मेक और बिल्ड दी हाउसेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, बिकॉज 130 करोड़ पॉपुलेशन हो गई है. टू अकोमोडेट दैट पॉपुलेशन वी नीड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मेकिंग द हाई अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग्स.
उसके बाद आते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स. नाउ ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स, फॉरेस्ट एरियाज, in the sake of development of the country, we want to develop more and more buildings, we want to develop more and more factories, railways, roads and other multiplexes. So in the sake of that, what we are doing, we are cutting more number of trees, we are doing deforestation in huge amount. In fact, industrialization is the core backbone for the development of the country. In sake of that, what we are doing continuous exploitation of the resources, natural resources. And what we are getting in return, that over exploitation is there of the resources, and the country, in fact the whole complete earth is behaving or feeling like a gas chamber, which is ultimately resulting into the multiple type of human diseases which are badly impacting them. और उसके वजह से क्या हो रहा है, we have to do it in a very proper balanced way, planting more and more trees, efficiently using the resources without wasting, creating the alternate sources of energy which can be the cleaner fuel. So इस तरीके के स्टेप्स जो है कंट्रीज उठा रही हैं. इंडिया ने भी बहुत अच्छा इसमें स्टेप उठाया है. उसके बाद आते हैं सॉइल एज रिसोर्स. अगर हम सॉइल की बात करें, सॉइल इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज होता है. सॉइल तो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह. देन द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं. फर्स्ट इज द अलुवियल सॉइल, देन द ब्लैक सॉइल जो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अलुवियल सॉइल्स गंगा प्लेन्स में मिलती है. उसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, ये हमें मेटामॉर्फिक रॉक से मिलती है, रेड इन कलर होती है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है. देन आवर कंट्री 70% ऑफ द पीपल स्टिल आर द फार्मर्स, एंड आवर कंट्री बेसिकली डिपेंड्स और बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर बेसिस. सो अगर एग्रीकल्चर में भी हमारे पास बहुत सारी तरीके की फार्मिंग है. पहली तो फार्मिंग बिल्कुल बेसिक सी है, प्रिमिटिव फार्मिंग, मतलब उगाना और उसको कंज्यूम कर लेना, मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए क्रॉप को उगाना और उसको कंज्यूम कर लेना. देन द इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरियाज वेयर अ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन द लैंड, मतलब हमारे पास हाई डिमांड है, काफी ज्यादा क्रॉप उगानी है, डेट इज इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग. एंड उसके बाद एक कमर्शियल फार्मिंग आती है. कमर्शियल फार्मिंग इज मेनली डन इन द रीजन ऑफ दैट वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड सम अमाउंट इन तमिलनाडु एंड केरला. दीज क्रॉप्स आर ओनली एंड ओनली ग्रोन फॉर द सेल पर्पस, बेचने के लिए काम आती है. डेट क्रॉप्स आर नोन एज द कमर्शियल फार्मिंग. उसके बाद हमारे पास कुछ डेवलपमेंट्स हुई. पहले किसानों की हालत काफी बुरी थी, because there was no technology indulgence in that. But after the globalization, LPG, liberalization, privatization, globalization in 1992, there was exchange in the technologies, there was exchange in the quality of seeds. HYV seeds आ गए, fertilizers आ गए, nitrogen boosters आ गए, अलग अलग तरीके के pesticides आ गए. एंड फॉर द और जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड वेल. तो उससे क्या हुआ, इंडिया के पास अभी सरप्लस अमाउंट हो गया है कि अगले 40-50 साल तक वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप्स, वी कैन इजिली फुलफिल आवर स्टमक्स विदाउट एनी प्रोडक्शन. ठीक है, तो इतना हमने सरप्लस ग्रोथ कर लिया. क्यों किया? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर लिया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर लिया. ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर क्रॉप्स की बात करें तो रबी, खरीफ एंड जैद होती है. ठीक है, रबी, खरीफ एंड जैद, उसको आप लोग देख सकते हो कि रबी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, खरीफ के क्या हो सकते हैं, पैडी, मेज, ज्वार हो सकता है ना. जैद क्रॉप्स क्या होता है, रबी और खरीफ के बीच में एक जो छोटा सा सीजन आता है जून वाला, जिसमें वाटरमेलन, कुकुम्बर है ना, मस्क मेलन, इस तरीके की जो चीजें उगती हैं वो हमारे जैद सीजन में आ जाती हैं. देन दी मेजर जो क्रॉप्स हैं हमारे पास वो सीरियल क्रॉप्स हैं. उसके बाद लिग्यूमिनस,